डियर स्टूडेंट्स, हम आज डिस्कस कर रहे हैं हमारा जो मेन टॉपिक है एमडी कैट के पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यू की सीरीज़ हम स्टार्ट की हुई है हमने। तो उसमें आज हम लाइसोसोम्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर हम लाइसोसोम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू यहाँ पे है, लाइसोसोम्स आर नेम्ड ड्यू टू देयर। लाइसोसोम्स को हम किस चीज़ की वजह से नेम दे रहे होते हैं? पहली प्रॉपर्टी है साइज़ एंड शेप, दूसरी प्रॉपर्टी है शेप एंड स्ट्रक्चर, तीसरी प्रॉपर्टी है स्ट्रक्चर एंड रोल, चौथी प्रॉपर्टी है कंपोजिशन एंड रोल। तो लाइसोसोम्स को हम जो नाम दे रहे होते हैं वो हम कंपोजिशन और रोल की वजह से नाम दे रहे होते हैं। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। लाइसोसोम्स के अंदर जो सारे एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़े होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, और इनका जो फंक्शन है वो होता है चीज़ों को डिग्रेड करना, डाइजेस्ट करना। ये डाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइसो कहते हैं स्प्लिटिंग, और सोम कहते हैं बॉडी। यानी ये कोई स्ट्रक्चर है जो कि चीज़ों को तोड़ रहा होता है, डिग्रेड कर रहा होता है। तो तोड़ने में इनका रोल है, और कंपोजिशन में इनके वो एंजाइम पड़े हैं जो एसिडिक नेचर में काम करते हैं और चीज़ों को डिग्रेड करने में काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है टे-सैक डिसीज़। टे-सैक डिसीज़ is particularly results from the malfunctioning of टे-सैक डिसीज़ जो है किस चीज़ की रॉन्ग फंक्शनिंग से या abnormal फंक्शन से होती है? तो स्टोरेज डिसऑर्डर कोई 20 तरह के होते हैं। दो हमारी बुक में लिखे हुए हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, एक टे-सैक है और एक हमारे पास ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 डिसऑर्डर है। तो ये एक्चुअल में लाइसोसोम्स के अंदर जो है, लाइसोसोम में कुछ एंजाइम्स की मिसिंग की वजह से ये डिसऑर्डर मेनली हो रहे होते हैं। तो हम टिक करेंगे यहाँ पे लाइसोसोम में कुछ एंजाइम मिसिंग होते हैं, उनकी वजह से ये डिसऑर्डर मोस्टली हो रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है जो नम्स में 2023 में आ चुका है। तो ये स्टेटमेंट है, आर स्फेरिकल सैक्स सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये हमारे पास लाइसोसोम होते हैं, ये स्फेरिकल सैक्स हैं, इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पड़े होते हैं। कोई 40 डिफरेंट काइंड्स के एंजाइम पड़े होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन कौन सा नहीं है? इंटरसेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम करते हैं, ऑटोफेगी भी लाइसोसोम करते हैं। लाइसोसोम फूड को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को डाइजेस्ट करते हैं, डिग्रेड करते हैं, और लाइसोसोम्स की ये प्रॉपर्टी ऑटोफेगी है। और प्योरली लाइसोसोम मेनली हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल में अबंडेंटली पड़े होते हैं, क्योंकि वाइट ब्लड सेल में न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज वगैरह सेल हैं जो कि जरासीमों को खा के मार रहे होते हैं, किल कर रहे होते हैं, इसलिए ऑटोफेगी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है ऑटोलाइसिस भी कर रहे होते हैं। जब लाइसोसोम्स की बस्टिंग होती है तो बस्टिंग की वजह से लाइसोसोम जो होते हैं वो उनके एंजाइम सारे सेल में, साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, और वो एंजाइम जो होते हैं वो पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और सेल की डेथ करवाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो प्रोग्राम सेल डेथ है वो लाइसोसोम्स की वजह से होती है। तो ये जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है ये लाइसोसोम्स की वजह से होती है, और इसमें ऑटोलाइसिस इस प्रोसेस को हम नाम देंगे। प्रोसेसिंग ऑफ सेल सिक्रीशन जो है ये फंक्शन प्योरली गोल्जी का है, ये फंक्शन लाइसोसोम का नहीं है, तो इसलिए हम डेल्टा ऑप्शन टिक करेंगे, ये गोल्जी का फंक्शन है। लाइसोसोम्स का वैसे डेवलपमेंट के अंदर भी काफ़ी रोल होता है इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व द डाइजेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड एज। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे फैगोसाइटोसिस। अगर तो सॉलिड मटेरियल जो है अपटेक किया जा रहा है तो इस प्रोसेस का नाम होगा फैगोसाइटोसिस, और अगर यहाँ पे लिक्विड मटेरियल को अपटेक किया जा रहा हो तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पाइनोसाइटोसिस। तो अगर लिक्विड मटेरियल सेल अपटेक करता है तो उस केस में ये नाम होगा पाइनोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में चीज़ें बाहर रिलीज़ होती हैं, इसको हम जो है सेल वोमिटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें जो सिक्रीशंस हैं उनको बाहर रिलीज़ किया जाता है, ये सेल वोमिटिंग प्रोसेस भी है।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन ऑफ फूड इज़ डन बाय। फूड की जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो कौन सा ऑर्गेनेली जो है कर रहा होता है। ये सजाम्बो 2022 में एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी, जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है वो मेनली लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर कर रहे होते हैं। वैक्यूल जो है आपको पता है ये स्टोर रूम है, ये स्टोरेज कर रहे होते हैं, ये डाइजेशन नहीं कर रहे होते। गोल्गी ऑपरेटर्स जो है वो सिक्रीशन कर रहे होते हैं, ये सिक्रेटरी ऑर्गेनेली है, मॉडिफिकेशन भी कर रहे हैं और सिक्रीशन भी कर रहे हैं। और राइबोसोम का आपको पता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन्स को बनाते हैं, तो ये प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। तो इनका बेसिक से ये फंक्शंस हैं, ये आपको एग्ज़ाम में आने चाहिए। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन रिलेट कर रहे हैं लाइसोसोम से। नेक्स्ट एमसीक्यू है, स्फेरिकल मेम्ब्रेनस बाउंड कंटेन हाइड्रोलिक एंजाइम। ये लाइसोसोम ही हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये लाइसोसोम है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है, डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम आर आल्सो नोन एज। तो देखें हमारी बॉडी में सपोज कर लें ये कोई एक न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, न्यूक्लियस के बाहर ये कोई सपोज कर लें ईआर है, इस तरह ये ईआर पड़ी है, और ये सपोज कर लें कोई एसईआर है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स पड़े, और ये सपोज कर लें गोल्गी बॉडीज़ हैं, दीज आर सिस्टर्नल फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स। ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर जो है वो गोल्गी ऑपरेटर्स के पड़े हैं, और बाहर सपोज कर लें ये सेल मेम्ब्रेन है। तो गोल्गी के ट्रांसफेज से बनते हैं लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है, ठीक है। और जब बाहर से सपोज कर लें कोई फूड मॉलिक्यूल अंदर आता है तो मेम्ब्रेन ऐसे अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड बनाएगी, फूड मॉलिक्यूल एक वेजिकल की फॉर्म में अंदर आ जाएगा। तो जब लाइसोसोम इसको अपटेक कर लेगा, इस फूड मॉलिक्यूल को, अगर ये फूड मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ लाइसोसोम के अंदर आ जाए, इसका नाम होगा हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम। इसको हम नाम देंगे आल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव वैक्यूल, इसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहेंगे, आल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्टिव वैक्यूल। हाँ, अगर लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर सपोज कर लें ये कोई माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं, दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, अगर लाइसोसोम इनको इंगल्फ कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया के इंगल्फ करने के केस में इसको हम नाम देंगे ऑटोफेगोसोम। अगर जो है लाइसोसोम सेल के अपने ही ऑर्गेनेली को ईट कर ले तो इस प्रोसेस के लिए हम नाम यूज़ करेंगे ऑटोफेगोसोम। तो इन वर्ड्स का जो बेसिक मीनिंग है हमारे पास वो ये होता है। तो इसलिए हम टिक करेंगे यहाँ पे कि डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम आर आल्सो नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम एंड ऑटोफेगी नहीं, इसको हम नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम तो वो था जो गोल्गी से बना था फर्स्ट टाइम, ये वाला, ये हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। तो ये हम टिक करेंगे। तो इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। अगर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट पोजेस गोल्गी ऑपरेटर्स। तो हमारे पास डेफिनेटली जो सबसे पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। बाकी एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, फंगल सेल में गोल्गी ऑपरेटर्स जो होता है। प्लांट सेल में हम गोल्गी ऑपरेटर्स को डिक्टायोसोम बोलते हैं, डिक्टायोसोम्स की फॉर्म में ये पड़े होते हैं प्लांट सेल में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है विच ऑर्गेनेली वुड बी मोर अबंडेंट इन सिक्रेटरी सेल्स। जो सेल्स सिक्रीशन कर रहे हैं उनमें कौन सा ऑर्गेनेली मोर अबंडेंट होगा। तो हमें पता है कि जो गोल्गी ऑपरेटर्स हैं वो सिक्रीशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, चीज़ों को सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो इनमें गोल्गी ऑपरेटर्स मोर अबंडेंट होते हैं सिक्रेटरी सेल्स के अंदर। तो लाइसोसोम जो है वो जो किलिंग सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स हैं, मैक्रोफेज हैं या माइक्रोब्स को ईट कर रहे हैं, तो इनमें लाइसोसोम उन सेल्स में ज़्यादा होंगे। सेंट्रियोल्स मेनली एनिमल सेल में होते हैं, और वैक्यूल भी ऑलमोस्ट तमाम जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें पड़े होते हैं। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल हैं, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल हैं, यूकैरियोट्स प्रोटिस्ट वगैरह में लाइटिक वैक्यूल जो है पड़े होते हैं। इसी तरह नेक्स्ट एमसीक्यू है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डैश कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ डिक्टायोसोम।
ठीक है, तो कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो डायक्टाइलसोम के यूनिट्स का बना होता है, तो वो हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये प्लांट्स में जो टर्म डायक्टाइलसोम हम यूज़ कर रहे हैं, ये टर्म हम प्योरली प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट्स में जो है ये जो गोल्जी ऑपरेटस हैं या गोल्जी के सिस्टर्नल फ्लैट सैक्स हैं आपस में अटैच नहीं होते, ये स्प्रेड फॉर्म में पड़े होते हैं, बिखरे हुए पड़े होते हैं, तभी हम यूज़ कर रहे हैं इसके लिए वर्ड डायक्टाइलसोम। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर मॉडिफाइड, उनको मॉडिफाई हम कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स में, ग्लाइकोप्रोटीन्स में। प्रोटीन्स और लिपिड्स को हम मॉडिफाइड कर रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स में, ग्लाइकोप्रोटीन में। कौन सा ऑर्गेनेली है जो मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, वो हमारे पास मेनली गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो मॉडिफिकेशन में काम कर रहा होता है, इट इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड इज आल्सो इन्वॉल्व इन सेल सिक्रीशन में भी ये काम कर रहा होता है। मॉडिफिकेशन को हम ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं, कंजुगेशन भी कहते हैं। राइबोसोम का आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर रहे होते हैं, RER भी प्रोटीन सिंथेसिस में, SER लिपिड्स मेटाबॉलिज्म में, कार्ब्स मेटाबॉलिज्म में, एंड कैल्शियम स्टोरेज में, इम्पल्स ट्रांसमिशन में, ओवरऑल ये काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट से MCQ है। पोलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय, क्लोरोप्लास्ट हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनेली है, इसमें क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B मेजर पिगमेंट होते हैं। क्लोरोफिल A यूनिवर्सल पिगमेंट है, ये तकरीबन तमाम स्पीशीज़ में एग्जिस्ट करता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ हों चाहे वो यूकैरियोटिक स्पीशीज़ हों, तमाम स्पीशीज़ में एग्जिस्ट कर रहा होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये शोवी कलर के होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये जहाँ जहाँ होंगे उन पार्ट्स को ये शोवी कलर देंगे। इनमें ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो ब्राइट कलर दे रहे होते हैं। मोस्टली ये फ्रूट्स की स्किन में होते हैं, फ्रूट स्किन में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो फ्लावर पेटल्स हैं उनमें भी ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, फ्लावर पेटल्स में भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये इनकी मेन अकरेंस है। तो हम जो शोवी कलर्स होते हैं ये मेनली जो इंसेक्ट्स वगैरह होती हैं इनको अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन से इंसेक्ट्स वहाँ पे आती हैं, तो जैसे इंसेक्ट्स वहाँ पे आएंगी तो उनकी बॉडी की सरफेस के ऊपर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो चिपक जाएंगे। जैसे वो इंसेक्ट्स दूसरे फ्लावर्स के ऊपर लैंड करेंगी तो पोलन ग्रेन्स वहाँ पे ड्रॉप आउट हो जाएंगे, तो इस तरह पोलिनेशन वहाँ पे हो जाएगी। इस तरह ल्यूकोप्लास्ट हैं, ये ऑर्गेनेली मेन एग्जिस्ट करते हैं प्लांट्स की रूट्स में, और इनका मेन काम होता है स्टोरेज का, ये चीज़ों की स्टोरेज कर रहे होते हैं, स्पेशली ये फूड की स्टोरेज करते हैं, फूड स्टोरेज का ये काम कर रहे होते हैं। अमाइलोप्लास्ट टाइप्स ही हैं ल्यूकोप्लास्ट की, ये स्टार्च को जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं। इस तरह और भी टाइप्स हैं, इलायोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट फैट स्टोरेज कर रहे होते हैं, प्रोटियोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन्स की स्टोरेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कि फोटोफॉस्फोरिलेशन जो प्रोसेस है ये कहाँ होता है। जो फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में मेनली होता है। ये UHS 23 में MCQ ये आ चुका है। ये क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस चल रहा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फर्दर आप ये नोट कर लें कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे जो ATP बनती है लाइट पड़ने की वजह से, जिसमें फोटोसिस्टम 1-2 काम कर रहे होते हैं, तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे उस ATP की फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन, और वही ATP फिर यूज़ होती है स्टोमा के अंदर, और जो ग्लूकोज है, शुगर्स हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं। तो नेक्स्ट हम MCQ डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि which is the factory of synthesis of sugar in autotrophic eukaryotes। तो हमारे पास जो शुगर की फैक्ट्री है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम इस प्रॉपर्टी की वजह से सेल का किचन भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज किचन ऑफ द सेल, सेल का किचन भी इसको हम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, और राइबोसोम है ये प्रोटीन बना रहा होता है, इसका ताल्लुक प्रोटीन से है। अमाइलोप्लास्ट ये कोई टर्म नहीं है हमारी सिलेबस के अंदर, बस ये डिस्ट्रैक्टर है यहाँ पे एक। नेक्स्ट MCQ है क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स, क्लोरोप्लास्ट में क्या चीज़ होगी, प्रोटीन्स ओनली, यानी एंजाइम्स तो उसमें हैं, प्रोटीन भी हैं, राइबोसोम भी हैं उसके अंदर, जी स्मॉल सर्कुलर DNA भी है, तो इसमें ना ये सारी चीज़ें होंगी, प्रोटीन्स भी हैं एंजाइम की फॉर्म में,
राइबोसोम्स भी हैं और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम टिक करेंगे डेल्टा ऑप्शन। राइबोसोम यहाँ 70s के होते हैं और जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पे, विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोलस से बनता है? राइबोसोम्स वो स्ट्रक्चर हैं जो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियोलस एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होता है। इसका स्ट्रक्चर में अंदर जो है सेंट्रल फिब्रल एरिया है, दिस इज सेंट्रल फिब्रल एरिया, और ये हमारे पास पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया है। सेंट्रल फिब्रल एरिया में राइबोसोमल डीएनए होता है, राइबोसोमल डीएनए से फिर आगे बनता है राइबोसोमल आरएनए। एंजाइम की हेल्प से, एंजाइम का नाम है राइबोसोमल आरएनए पॉलीमरेज 1, वो बनाएगा। राइबोसोमल आरएनए जब प्रोटीन से मिलेगा, प्रोटीन से मिलने के बाद राइबोसोमल आरएनए ये बना देगा राइबोसोम। तो राइबोसोम इस तरह जो है न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज हो रहे होते हैं, इस तरह राइबोसोम बन जाएंगे, इस तरह ये सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला एमसीक्यू है हमारे पास यहाँ पे, कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज। जो कलरलेस प्लास्टिड्स हमारे पास हैं ये बेसिकली ल्यूकोप्लास्ट हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, ये रूट्स में होते हैं, स्टोरेज कर रहे होते हैं, ये हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर फाउंड बाय इन्वेजिनेशन, कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि इन्वेजिनेशन से बनता है? स्ट्रक्चर फाउंड बाय इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेट कहते हैं मेम्ब्रेन का अंदर की तरफ फोल्ड बना देना, जैसे मेम्ब्रेन जा रही है और ये ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड बनाएगी, तो ये इन्वेजिनेशन है। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये हमारे पास मीजोसोम्स होते हैं प्योरली। ये एमसीक्यू, ये जो डिफरेंस है क्वेश्चंस का, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस, ये टॉपिक आपका है सिलेबस के अंदर, ये वहाँ से एमसीक्यू मेनली पिक किया गया है। तो मीजोसोम्स वो ऑर्गेनेली होते हैं जो सेल डिवीजन में और रेप्लिकेशन में काम करे होते हैं, और ये रेस्पिरेटरी सेंटर भी हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इनके ऊपर चल रही होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, विच वन इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कौन सी चीज़ जो है इनमें कॉमन है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ये यूकैरियोट्स में जो यूनिसेलुलर स्पीशीज़ हैं जैसे अमीबा वगैरह हैं, ये उनके अंदर होती है। राइबोसोम अलबत्ता दोनों में कॉमन है, राइबोसोम जो है कॉमन है। हाँ, ये हो सकता है साइज़ का फ़र्क है, जो राइबोसोम है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम का जो साइज़ है वो 70s होता है, स्मॉल साइज़ के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम का साइज़ है वो 80s होता है और ये लार्ज साइज़ होते हैं। बाइंड डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सिर्फ प्रोकैरियोट्स की है, न्यूक्लियर एनवेलप्स की प्रॉपर्टी सिर्फ यूकैरियोट्स की। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास यहाँ पे है, मेम्ब्रेन सेपरेटिंग द वैक्यूल फ्रॉम साइटोप्लाज्म, जो मेम्ब्रेन वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है वो हमारे पास स्टोनोप्लास्ट है। क्रिस्टी जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और सिस्टर्नी जो होती है हमारे पास ये बेसिकली ईआर और गोल्जी के फ्लैटेंड सैक्स को, ये मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम। वैक्यूलर मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट या मोर बेस्ट ऑप्शन है, जिसको नाम है वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, ये जो सेपरेट करती है वैक्यूल को साइटोप्लाज्म से। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कंपोज्ड ऑफ। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी है? ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, पेप्टिडो कहते हैं, ये दो वर्ड हैं इसमें, पेप्टिडो ग्लाइकेन। ग्लाइकेन कहते हैं शुगर और पेप्टिडो कहते हैं प्रोटीन, यानी प्रोटीन और शुगर्स की ये बनी होंगी। तो हम यहाँ टिक करेंगे, जो बेस्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास बीटा ऑप्शन, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। कार्ब्स मैंने सिंपली लिखा है, कार्बोहाइड्रेट ये पूरा वर्ड है, मैंने शॉर्टली इसको लिख दिया यहाँ पे, बाकी ये भी पास पेपर का एमसीक्यू है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आया है, लेकिन सेल बायोलॉजी से रिलेट करे, इस तरह की चीज़ें भी समटाइम ना आ जाती हैं। जो टॉपिक रिलेट कर रहे हैं आपके मेन टॉपिक के साथ, उनको लाजमी करना होता है आपने।
उससे समटाइम जो MCQ है एग्जाम में आ रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट इसकी है साइक्लोसिस एंड अमोबिड मूवमेंट्स आर ड्यू टू। जो साइक्लोसिस मूवमेंट्स होती हैं, अमोबिड मूवमेंट्स होती हैं, ये माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से जो है वो चल रही होती हैं। तो माइक्रोफिलामेंट्स हम टिक करेंगे। ये साइटोस्केलेटन से MCQ सिंपल है। उसके बाद है नेक्स्ट MCQ, ईच सेंट्रियूल इज कंपोज्ड ऑफ। हर सेंट्रियूल किस चीज़ का बना होता है? तो आप टिक करेंगे यहाँ पे 9 ट्रिपलेट्स। हर सेंट्रियूल जो है वो 9 ट्रिपलेट्स का बना होता है। इन 9 ट्रिपलेट्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑलमोस्ट कुछ इस तरह आपको दिखती है। ये कुछ ऐसे आपको नज़र आते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, मैंने कोई 8 एक बना दिए, लेकिन खुला बनाएंगे तो ये 9 इसमें आएंगे। तो ये 9 ट्रिपलेट्स ऐसे ऐसे जो है वो सारे पड़े होते हैं। तो ये पूरा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बनता है। तो इस तरह ये एक ऑर्गेनेली जो है बन रहा होता है।